नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। यहाँ साइंस की क्लास चल रही है और इससे हम आगे बढ़ा रहे हैं साइंस की क्लास को। अभी 2-3 क्लास हो चुके हैं साइंस की। धीरे धीरे साइंस को ऐसे ही आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे और इसको पूरा कराएंगे हम। और बिल्कुल जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है आपकी PCS की या UPSC की, जो बेसिक साइंस की बात कर रहे हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासें अलग से चलेंगी। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस पार्ट होता है, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि कैसे साइंस बेसिक पार्ट है टेक्नोलॉजी का। जैसे हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल का जो बेसिक है जो अभी इसमें पढ़ेंगे साइंस में, वो जो उसका एडवांस पार्ट है सेल बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं जिसे आप, उसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो देखिए आज इस क्लास में हम जो सेल है, सेल बायोलॉजी जो हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए जो आपका हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी। हमने क्या पढ़ा, सेल 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 में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस। सेल में क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, तो क्रोमोसोम मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है यानी कि जो केंद्रक है, ये सेल का एक पार्ट है। इस सेल से अलग, सेल में अलग से दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे केंद्रक से अलग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होती हैं, ठीक है, राइबोसोम वगैरह जो होते हैं, वो सेल के अंदर ही होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है जो सेल से आगे बढ़ता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डीएनए। और डीएनए मैंने आपको बताया दो प्रकार के हैं, एक डीएनए और एक जंक डीएनए भी होते हैं। और इस डीएनए के नीचे क्या होता है, जो इन डीएनओ में जीन होते हैं जो आपके आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। हमने पिछली क्लास में भी यही देखा था। तो हम जीन पढ़ चुके हैं, हमने जीन के बारे में हम पढ़ लिया है। तो इसकी जो जेनेटिक बीमारियां वगैरह हैं, हम उसे बीमारियों में पढ़ेंगे, जो डिजीज़ में पढ़ेंगे उसे यहाँ नहीं पढ़ते। और नेक्स्ट यानी कि आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे उसे। वो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा जो डिजीज़ वाला पार्ट है उसे हम इसमें पढ़ लेंगे जब हम अलग से बीमारियों को या डिजीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम डीएनए देखते हैं कि डीएनए का जो पार्ट है, तो इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं और हम क्या देखते हैं, डीएनए। तो आपका जो अभी जो टॉपिक है शुरू करेंगे वो डीएनए शुरू करेंगे। डीएनए मैंने आपको बताया कि डीएनए का काम क्या है। डीएनए का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। डीएनए का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन का निर्माण करना। बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, जैसे आपकी आंखें हैं ये प्रोटीन है, स्किन है ये प्रोटीन है, बाल प्रोटीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से नाखून प्रोटीन है। और आपके जो अंग बने होते हैं वो अधिकतर किससे हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। सारे अंग, बॉडी के सभी अंग सब क्या है, प्रोटीन है। तो बॉडी में जितना भी प्रोटीन है वो सब डीएनए करता है उस काम को, सिंथेसिस करने का, उसका निर्माण करने का काम कहाँ होता है, डीएनए का। डीएनए और आरएनए दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। हम इसी में डीएनए के साथ में आरएनए को भी साथ साथ पढ़ लेंगे, लेकिन पहले डीएनए के बारे में देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। देखिए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड का मतलब है ये आपका जो न्यूक्लियस है, आपकी सेल का जो न्यूक्लियस है उसका ये कौन सा, ये न्यूक्लिक एसिड माना जाता है। और राइबोज का मतलब क्या है, डीऑक्सी, यानी कि ये किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जो आपका कुछ क्रिया करता है। और उसका डीऑक्सीराइबोज यानी कि राइबोज पे ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोज के पास में। ये राइबोज तक पहुंचाने का काम करता है, किसके माध्यम से, आरएनए के माध्यम से। तो इसे क्या कहा गया है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वाला जो पार्ट है, ये ऑक्सीडेशन से संबंधित है इसका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बनता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ये दोनों से बनता है। तो आपका ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें दो टाइप हैं इसका, एक तो बेस होता है, बेस, और एक होता है आपका शुगर। एक होता है आपका शुगर, एक होता है बेस। अब ये कैसा बेस है, ये नाइट्रोजन बेस होता है। ये कैसा बेस है, नाइट्रोजन बेस। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की सारी गतिविधियां किससे बनती हैं, यानी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये बेस कैसा होगा, ये नाइट्रोजेनिक होगा, यानी कि ये नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये फास्फेट होता है, H3PO4 कहते हैं इसे, ठीक है, फॉस्फेट। और ये जो शुगर वाला पार्ट है, ये भी इससे मिलके बनता है DNA। तो इसमें जो बेस वाला पार्ट है, इसी के क्या भाग हैं, दो भाग हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। कौन कौन से हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन, इसको आगे देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको, प्यूरिन और पायरिमिडीन, इसे हम देखेंगे। हाँ, आपका DNA, तो DNA में क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, इसके दो पार्ट हो गए, न्यूक्लियोसाइड और आपका न्यूक्लियोसाइड के साथ में आपका क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, शुगर, शुगर, और ये आपका नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अभी जो आपका नाइट्रोजन बेस है, ये प्यूरिन और पैरामिडीन में, पैरामिडीन कह सकते हैं या पैरामिडीन कह सकते हैं, प्यूरिन, प्यूरिन और पैरामिडीन, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। प्यूरिन के दो पार्ट हैं, ठीक है, एडेनिन और ग्वामिन और साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। इसे इस प्रकार से लिखते हैं, एडेनिन, ग्वामिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसका जो शुगर बेस है, देखो मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन, जहां नाइट्रोजन होगा वहां पे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। तो सारा प्रोटीन बनने का काम किस में होता है, प्यूरिन और पायरामिडीन में। सारा प्रोटीन बनने का काम क्या होगा, प्यूरिन और पायरामिडीन में। तो इसके दो भाग हैं प्यूरिन के, ए कहते हैं एडिनिन, और एडिनिन के साथ क्या जुड़ेगा, जी, ग्वानिन, टी, थाइमिन, और सी, साइटोसिन, ठीक है। तो ये चार पार्ट हैं इसके, यानी कि चार भाग हैं। और देखो इसके जो ये वाले, ये सिग्नल सिस्टम होता है एक प्रकार का, DNA का क्या है, ये सिग्नल सिस्टम है। इसका अभी मैं नाम लिख देता हूं, ये DNA के क्या है, सिग्नल सिस्टम, सिग्नल या मैसेंजर भी कह सकते हैं आप, मैसेंजर। क्यों, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से AGTC के माध्यम से ही ये सिग्नल जाता है, ये मैसेंजर जाता है, या मैसेज जाता है कि कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है, ठीक है। अगर आँख में कोई घाव है, उसमें प्रोटीन यानी कि उसको पूरा करना है, या कहीं पे किसी प्रोटीन की पूर्ति करनी है, तो ये एक मैसेज के रूप में बन के जाएगा, और इन्हीं चार के रूप में, इन्हीं में मैसेज बनेगा, और यही मैसेज आगे बताएगा कि कौन से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, और राइबोसोम पे जाके वो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, और गाल्जी बॉडी उसे सेंट्रोसोम के माध्यम से पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगी, जहां जहां उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये एडेनिन है, एडेनिन, ये ग्वानिन है, ये ग्वानिन है, ये थाइमिन है, ये थाइमिन है, और ये आपका साइटोसिन है। ये आपका क्या है, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वामिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब इनका जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के थे, मतलब भारतीय थे लेकिन थे अमेरिकन मूल के।
तो उन्होंने इसकी खोज की थी कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन किस प्रकार से सिग्नल सिस्टम के माध्यम से प्रोटीन को आगे भेजने का काम करते हैं। ठीक है, इसको ले लीजिए इतना। अब देखिए डीएनए बनाते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये जो ए है ये बॉन्ड बनाता है टी के साथ में, ये जो ए है ये बॉन्ड बनाता है टी के साथ में, और जी बॉन्ड बनाता है सी के साथ में। यानी कि एडेनिन और थाइमिन बॉन्ड बनाएंगे और गुआनिन और साइटोसिन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो इसका बॉन्ड होता है गुआनिन और साइटोसिन का, ये 3 बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होता है और ये डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होता है, एडेनिन और गुआनिन। तो सिंपल सा एक इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए डीएनए बना लेते हैं। ये डीएनए की संरचना इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए ये जो ये वाला पार्ट है इसका, ये बाहरी पार्ट है। ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, और ये, तो इसमें शुगर और फास्फेट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? शुगर और फास्फेट। ये इसकी बाहरी जो परत है ये किससे बनी है? शुगर और फास्फेट से। ये किससे बनी है? शुगर फास्फेट से। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ शुगर फास्फेट, दूसरे पेन से लिखते हैं, ग्रीन वाले से। शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, और ये शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट और शुगर। ये फिर इसको ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से ये इसकी संरचना निर्मित हो गई। ठीक है, इसे जूम करके देख लीजिएगा आप कि कैसे इसको इसका निर्माण होगा। अब देखिए ये ATCG है, ये वाला पार्ट है इसका, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए ए के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? ए के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ए के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? टी बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा। ए के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा? टी, ए टी। और जी के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या बनेगा? सी। तो इस प्रकार से ATGC। तो ऐसे ही ATG, और जी किसके साथ है? सी के साथ में, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये इसको ये रहेगा ना, ए का डबल बॉन्ड किसके साथ? टी के साथ में। फिर टी का डबल बॉन्ड ए के साथ में। फिर जी का ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ में। फिर ए का डबल बॉन्ड टी के साथ, जी का ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, ए का डबल बॉन्ड टी के साथ, और जी का ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। इस प्रकार से इसकी संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये
आपका क्या है, ये है आपका डीएनए। ये क्या है आपका डीएनए। ये है आपका डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये कैसे काम करता है देखिए। अब देखो आरएनए क्या होता है। अगर मैं आरएनए को कहूँ कि आरएनए क्या है, तो आरएनए देखिए, आरएनए क्या होगा, वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सिंपल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। इसमें किसकी जगह, थायमिन की जगह क्या होता है इसमें, यूरेसिल। देखिए पहले इसको कर लीजिए, इसको फिर आरएनए को बता देता हूँ, पीछे हट जाता हूँ मैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं आरएनए। आरएनए को सिंपल लिखिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो अ, जो आरएनए है आपका, आरएनए, तो क्या बनेगा, दो पार्ट ये है इसके और दो ये हो जाएंगे। तो एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन। तो थाइमिन की जगह इसमें क्या आ जाएगा, यूरेसिल। इसमें क्या आ जाएगा, यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा इसमें, यूरेसिल। तो ये आरएनए बन जाएगा। सिंपल कुछ नहीं है, बस जो डीएनए में थाइमीन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, आरएनए कहेंगे। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे काम करते हैं, मेन चीज ये है, इसको समझना है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है डीएनए। देखिए डीएनए, डीएनए से पहले आरएनए बनता है। डीएनए किस में परिवर्तित होता है, आरएनए में। तो डीएनए का आरएनए में बदलना, डीएनए का आरएनए में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। अभी जो आरएनए है, ये कैसा आरएनए होता है, ये मैसेंजर आरएनए होता है। ये कैसा आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये जो आपका ट्रांसपोर्टिव आरएनए कह सकते हैं या ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं इसे। ये टीआरएनए के पास भेजता है, ठीक है, और टीआरएनए आरआरएनए के पास भेजता है। तो ये आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम, राइबोसोनल आरएनए, ठीक है। ये क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, और यहीं पे क्या बनता है, यहीं पे प्रोटीन बनता है। यहीं पे क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। कैसे, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए, टीआरएनए से आरआरएनए, और आरआरएनए कहाँ उपस्थित होता है, राइबोसोम के पास में। इसका काम होता है ट्रांसफर का, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ये क्या है, ये मैसेंजर है, ठीक है, ये मैसेंजर है, ट्रांसपोर्टर है, और ये राइबोसोम के पास। ये ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर जाता है, राइबोसोम के वहाँ आरआरएनए बैठा है। वो क्या करेगा, एमिनो एसिड बनाएगा। वो क्या बनाता है, एमिनो एसिड। वो क्या बनाता है, एमिनो एसिड। और जब 50 एमिनो एसिड मिल जाते हैं, कितने एमिनो एसिड मिल जाते हैं, जब 50 एमिनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। इसी को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसको इसको देख लीजिए एक बार, इसी को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये हो गया आपका डीएनए और आरएनए। तो अब देखिए सेल में हमने क्या पढ़ा, सेल, न्यूक्लियस, और क्या है नीचे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए और आपका जीन। ये,
तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने डीएनए और जीन को पढ़ लिया। अच्छा, इसमें जो जंक डीएनए, मैंने हालांकि कल भी बताया था आपको, ये जंक डीएनए है। जंक डीएनए को क्या कहते हैं, जहां जीन उपस्थित ना हो, जिसमें जीन नहीं होता, जिस डीएनए में जीन नहीं पाए जाते हैं, जिसमें जीन लुप्त प्राय अवस्था में पड़े रहते हैं, मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, जो काम नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं, जंक डीएनए। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि 30 सितंबर 2012 के बाद में ये तय हो गया कि केवल जीन का ही काम ये नहीं है कि आनुवंशिक गुणों को आगे पहुंचाना, जंक डीएनए भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए अब समय में, यानी कि अब वर्तमान समय में जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उन्हें डीएनए डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पीछे किसका कारण होता है, जंक डीएनए भी उसमें रोल निभाते हैं। इसलिए हमने कितना पढ़ लिया, तो अब हमें क्या पढ़ना है, क्रोमोजोम। अब हमें पढ़ना है क्रोमोजोम। अब देखिए क्रोमोजोम क्या है, ये क्रोमोजोम धागे होते हैं, धागे नुमा संरचना है। ये कैसी, धागे नुमा संरचना। ये कैसी संरचना है, एक धागे नुमा संरचना है। ये किस पे, इसके चारों ओर क्या डीएनए लिपटे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, धागे नुमा संरचना क्रोमोजोम, जो इसके चारों ओर डीएनए लिपटे रहते हैं। अब देखिए जो आपका क्रोमोजोम है ये जोड़ी में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ये जोड़ी में। और जोड़ी कैसी होती है, जोड़ी का मतलब क्या है, ये जोड़ी में मिलते हैं। और कितनी जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। चाहे आपका मेल हो और चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में कितने जोड़ी होंगे, 23 जोड़ी होंगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 46 कितने हो गए, 46। तो इसमें जोड़ी जो होती है, जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ये बिल्कुल आपके 10th-12th की बात है, सबने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। और जो बच्चे साइंस लेते हैं 10th में, 12th में, 8th तक में भी पढ़ाया जाता है। एक क्रोमोजोम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सही तरीके से समझ लीजिए। इसे ऐसे देखिए कि 22 प्लस 23वां जोड़ा, 22 प्लस 23वां, या तो ये मेल होगा या ये फीमेल होगा, एक ही होगा। अभी जो 22 होते हैं ये होते हैं XX की फॉर्म में ऐसे, और ये 23वां होता है, ये किसको निर्धारित करता है, ये लिंग को निर्धारित करता है, अर्थात सेक्स को बताता है कि कौन सा सेक्स है, फीमेल है या मेल है, ठीक है। अब अगर पुरुष होगा तो ये इसमें, अगर ये फीमेल है, इसको मैं बांट दूं, ये फीमेल और ये मेल। अगर ये फीमेल है तो ये XX होगा, तो कैसे होगा, 22 प्लस XX। और अगर ये मेल है तो कैसे होगा, 22 प्लस XY। तो ये कैसे होगा, 22 प्लस XY। तो ये इससे अलग हो जाएगा, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो जब XX होंगे तो फीमेल होगी और XY होगा तो मेल होगा। अब देखिए XX और XY, ये फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। अब देखिए X से X मिलेगा तो क्या होगा, मेल होगा। इस X से ये Y मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये फीमेल हो जाएगा। और इससे X से Y मिलेगा तो ये मेल हो जाएगा। फिर ये X से X मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर फीमेल हो जाएगा। और फिर ये X इस Y से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये मेल हो जाएगा। अर्थात दो मेल और फीमेल हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो इस प्रकार ऐसे अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर होती है। तो इसमें ये आधे आधे पहुंचते हैं। मैंने कल भी बताया कि जो क्रोमोजोम है वो भी आधे पहुंचते हैं और उन्हीं के माध्यम से जीन आधे पहुंचते हैं। जब क्रोमोजोम आधे जाएंगे तो जीन भी आधे ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे ऐसे समझिए, इसे ऐसे समझिए कि ये माता है X और Y, ये एग है, और ये क्या है, X और X, ये माता है
ये क्या है, एग, और ये क्या है, स्पर्म है। आप ये है आपका, ये है पिता और ये है स्पर्म, ठीक है। तो जब ये एक्स से इस एक्स, ये एक्स से एक्स मिलेगा तो क्या मिले, क्या बनेगा, लड़की। और जब ये वाई से एक्स मिलेगा तो एक्स वाई बना, तो क्या बना, लड़का। अर्थात आप देख रहे हैं कि आधे आधे अगली पीढ़ी में आधे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो इसी प्रकार जो संतति होती है अगली पिछली पीढ़ियों के आधे जीन को आगे ट्रांसफर करते हैं, ऐसी माता से और चाहे वो पिता से हो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो आपका एग बनता है, जो आपके एग होता है एक्स एक्स और एक्स वाई, तो ये मिला तो यहाँ क्या बना, एम्ब्रायो। ये क्या बनता है, एम्ब्रायो से कहते हैं भ्रूण। इसे क्या कहा जाएगा, ये भ्रूण होगा। अब देखिए इसका, ये पहले इसका डिवीजन होगा। क्या होगा इसका डिवीजन, कितने, पहले 2 सेल में टूटेगा, फिर 2 से 4 सेल में टूटेगा, फिर 4 से 8 सेल में टूटेगा, फिर 16 सेल में टूटेगा, और फिर 64 सेल में टूटेगा, ठीक है। और इसकी ये स्टेज होती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ठीक है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि इसका डिवीजन होता है, कब तक डिवीजन होता है इसका, 64 सेल तक। और 64 सेल तक ये जो पीरियड है, ये प्रेगनेंसी पीरियड कहलाता है, प्रेगनेंसी पीरियड, ये प्रेगनेंसी पीरियड है। और ये कब तक डिवीजन होगा, 64 सेल तक। 64 सेल क्या बन जाता है, एक भ्रूण किसमें परिवर्तित हो जाता है, जीवन में बदल जाता है, एक किसमें बदल जाता है, न्यू, कैसा जीवन, न्यू लाइफ बन जाता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिवीजन होके आगे नए जीवन की शुरुआत होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एग है और ये स्पर्म है, इसमें एक्स एक्स है और इसमें एक्स वाई होता है, बिल्कुल। अब देखिए जुड़वा क्या होते हैं, जुड़वा क्या होते हैं, जब एक सेल, अब ये चाहे ये एक्स एक्स से मिले, चाहे ये इससे मिले, चाहे ये इससे मिले, चाहे ये इससे मिले, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ एक भ्रूण बन जाएगा, ठीक। अब ये भ्रूण क्या होगा, डिवीजन होगा, ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है। अब ये सेल कैसे, देखिए ये जो आपको स्पर्म है ये इस प्रकार से होता है, और इसमें इसका ये न्यूक्लियस होता है, ये है इसका न्यूक्लियस, इसे केंद्रक कहते हैं। और ये एग होता है, एक न्यूक्लियस इसमें होता है, ये भी इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ, और ये, तो जब इसकी मीटिंग होगी यहाँ इसकी, तो जब इसकी मीटिंग होगी तो ये इस प्रकार से, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस जो है इसका, ये इसमें न्यूक्लियस छोड़ देगा, अर्थात ये इस न्यूक्लियस को यहाँ छोड़ देगा, तो ये, और ये वाला रेस्ट पार्ट जो है ये वेस्ट हो जाएगा, ये समाप्त हो जाता है, तो 2 न्यूक्लियस चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भ्रूण में क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस चले गए। अब ये इस तरीके से इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, पहले 2 सेल में, फिर 4 सेल में, फिर 6 सेल में, फिर 16 में, 32 में, 64 में, इस तरीके से ये टूटता चला जाएगा। अब देखिए एक स्टेज आती है, एक स्टेज आती है मोरुला। अगर उससे पहले डिवीजन हो जाता है, अगर ये सेल 2 पार्टों में, एक ही सिंगल सेल 2 पार्टों में टूट जाए, अगर ये एक ही सिंगल सेल 2 पार्टों में टूट जाए, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग जीवन बन जाएंगे, एक लाइफ ये होगी और एक लाइफ ये हो गई। तो ये कैसी हो गई, 2 लाइफ हो गई। तो ये, तो माँ के गर्भ में कितनी लाइफ हो जाएंगी, 2 लाइफ, या 2 बच्चे जन्मेंगे। लेकिन ये कैसे होंगे, ये बिल्कुल जुड़वा होंगे, इन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन, इन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं इसे, अर्थात बिल्कुल एक से होंगे, इनकी शक्लें मैच होगी, यहाँ तक कि इनका हाइपोथैलेमस इतना स्ट्रॉन्ग होता है एक दूसरे से कोरिलेटेड,
कि इनका डीएनए तक भी सेम ही होता है, इनका डीएनए भी सेम होता है, तो इसलिए इनकी शक्लें और बिल्कुल ही दोनों के हाव भाव सब कुछ एक से होंगे। तो ये या तो ये क्या होंगे, या तो ये दोनों लड़कियां होंगी या ये दोनों लड़के होंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, इसमें या तो लड़कियां ही होंगी या लड़के ही होते हैं। अब देखिए कुछ जुड़वा ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते, वो कैसे होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं। वो डाई का मतलब होता है दो। तो ये कैसे हैं, इसे ऐसे समझिए, जैसे ये शैल बन गई, ठीक है, इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे समझिए, देखिए सिंपल वे में समझ लेते हैं इसको। ये यूटेरस है, ठीक है, और ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, ये दोनों, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये वो स्थान है जहां ओवम बनता है, ओवम कहते हैं एग को। तो ये माँ का गर्भ है, ये माँ का गर्भ है। तो इस माँ के गर्भ में क्या होता है, देखिए यहाँ से एग निकलता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में यात्रा करता है। तो यहाँ इसका लगभग 16 डेज की यात्रा होती है इसकी, लगभग 14 से 16 दिन की यात्रा होती है इसकी। तो ये यहाँ एग है, तो एक एग इधर से निकलता है और एक एग इधर से निकलता है। तो दोनों एग, हमेशा ऐसा कभी नहीं होता कि दो एग एक साथ निकल जाएं, ठीक है। ऐसा होता है एक बार एग एक ओवरी से निकलता है, इसको कहते हैं ओवरी, और इस एग को क्या कहते हैं, ओवम, इस एग को ओवम कहते हैं। तो ओवम एक बार में एक ही ओवरी से निकलता है, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी बार दूसरी ओवरी से निकलता है। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे ये एग बना, जैसे ये एग बना यहाँ और यहाँ पे स्थापित हो गया है, ठीक है, तो वही प्रक्रिया चलेगी कि 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, और वो 2 डिवीजन में टूट जाएगा और आइडेंटिकल ट्विन बन जाएंगे। तो इसको ट्विन में देखिए कैसे, ट्विन 2 प्रकार हैं, आइडेंटिकल ट्विन 2 प्रकार के हैं, आइडेंटिकल और डाइजाइगोटिक, इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक। देखिए जाइगोट किसे कहते हैं, जाइगोट का मतलब भी यही होता है, इसी को, ये जो यहाँ पे एग बन रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये भ्रूण बन रहा है, यहाँ पे ये जो भ्रूण बन रहा है, इसे जाइगोट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो आइडेंटिकल जाइगोट यानी कि एक ही जाइगोट से जब एक ही जाइगोट 2 भागों में टूट जाए और 2 जीवन बन जाए तो उसे आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। और जब 2 अलग अलग जाइगोट फर्टिलाइज हो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें डाइजाइगोटिक कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत कम रेयर में, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही ओवरी से, इससे भी और इस तरफ से भी, दोनों ही ओवरी से एक साथ 2 ओवम निकलते हैं, और स्पर्म जब यहाँ से स्पर्म चलता है तो ये यहाँ पर भी और ये इधर यहाँ पर भी, दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, और दोनों फर्टिलाइज होकर कहाँ जाते हैं, और यहाँ यूटेरस में, और दोनों का जीवन शुरू हो जाता है अलग अलग शैल के रूप में। इसलिए इनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा, ये आइडेंटिकल से बिल्कुल अलग होंगे। ये हो सकता है दोनों लड़के हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है एक लड़का हो और एक लड़की हो, ये जरूर भी नहीं होता। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस और ये डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये समझ में आ गया आपके, बिल्कुल सिंपल है, रिवर्स करके देख लीजिएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये है आपका जो क्रोमोजोम चलते हैं। अब देखिए एक चीज और समझिए, जो क्रोमोजोनल सिस्टम है कैसे आता है, इन क्रोमोजोम के माध्यम से ही, इन क्रोमोजोम के माध्यम से ही क्या बीमारियों का पता लगता है, जो भ्रूण में बीमारी होती है उनका पता लग जाता है कि इनके जो क्रोमोजोम होते हैं उनका कैरियोटाइप बनाते हैं, उनका क्या बनाते हैं, कैरियोटाइप। और कैरियोटाइप कैसे बनता है, हमने क्या बताया, 22 और प्लस XY या 22 प्लस XX, ये 2 होंगे ना, 22 प्लस XY होगा या 22 प्लस
एक्स एक्स होगा। तो क्या होता है, जो सबसे पहले जीन होता है, या जो सबसे पहले जो बड़े क्रोमोजोम होते हैं सबसे पहले उसका बड़ा बनाते हैं, फिर ये छोटा बनता चला आता है ऐसे। तो ये ऐसे जोड़ों में बनते चले आते हैं। तो ये जो 23rd होता है, जो 23वां होता है, इससे पता चल जाता है कि ये एक्स वाई है या ये एक्स एक्स है। तो अगर ये एक्स एक्स है तो क्या पता चल जाता है कि लड़का है, और अगर ये एक्स वाई है, सॉरी एक्स एक्स है तो पता चल जाता है कि लड़की है, और अगर एक्स वाई है तो पता चल जाएगा कि लड़का है। तो इस प्रकार से डॉक्टर किससे, सोनोग्राफी के माध्यम से गर्भ के 4th मंथ में इस चीज़ का कैरियोटाइप बना के आपके क्रोमोजोम और जीन का ये पता लगा सकते हैं कि लड़का होता है या लड़कियां। अब देखिए, ये वैसे तो बहुत ही गलत सिस्टम है कि आप लिंग की जांच करना, ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग किया जाता है बीमारियों का पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे जो क्रोमोजोनल बीमारी होती है, जो क्रोमोजोनल या जेनेटिक्स बीमारी होती है, उनका पता लग जाता है। जैसे मान लिया किसी वाई क्रोमोजोम पे होने वाली बीमारी या एक्स क्रोमोजोम पे होने वाली बीमारी का ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति या होने वाला जीवन कैसा, अपंग तो नहीं है या कोई अजीब टाइप का तो नहीं है। तो इस प्रकार के जीवन का पता लगाने के लिए इसका सोनोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं सोनोग्राफी। इसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। तो इसके माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए, सोनोग्राफी का आपको पता चल गया। अब इसमें क्या होता है, कुछ बीमारियां हैं जो एक्स क्रोमोजोम पे भी होती हैं, वाई पे भी होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो केवल एक्स पे होती है, कुछ ऐसी हैं जो केवल वाई क्रोमोजोम पर होती हैं। अब देखिए उनका कैसे पता चलता है। जैसे वर्ण अंधता है, जैसे वर्ण अंधता, इसे क्या कहते हैं? कलर विजन भी कह सकते हैं आप इसे, कलर विजन। ये एक बीमारी है कलर विजन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेड, येलो और ग्रीन, ये रेड, येलो और ग्रीन, इन तीनों कलर को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहती है। यानी कि व्यक्ति इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है, रेड में, येलो में और ग्रीन में। ये एक बीमारी होती है। ये एक्स क्रोमोजोम पे भी होती है और ये वाई क्रोमोजोम पे भी होती है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि सी नाम की बीमारी, यानी कि कलर, इसे कलर विजन कहते हैं, तो सी से डिनोट कर सकते हैं। तो कलर विजन किस में होगा? एक्स और वाई दोनों में होता है। लेकिन एक्स केवल कैरियर की भूमिका निभाता है, वाहक की भूमिका। एक्स केवल किसकी भूमिका निभाता है? वाहक की भूमिका। ये अगले पीढ़ी में भेजता है, बल्कि इसको नहीं होता। एक्स का मतलब क्या है? अगर लड़की है तो एक्स और एक्स, तो इसको वर्ण अंधता की बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये करियर हो सकती है। ठीक है, तो ये आगे किसको ट्रांसफर कर देगी? पुरुष को ट्रांसफर कर देती है। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए, जैसे एक्स है और ये महिला है, और ये सॉरी ये पुरुष है, इसको वर्ण अंधता है, और इसके सामान्य महिला से इसको शादी हो जाती है। तो ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल है फीमेल है। तो ये देखिए, ये वाला एक्स जब इस एक्स से मिलेगा तो एक्स और एक्स ऐसा बनेगा। तो ये क्या होगा? ये होगी लड़की। तो इसको ये बीमारी नहीं होगी, मतलब ये कैरियर की भूमिका में होगी। अब देखिए, जब ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जब ये वाई जो होगा इस एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। और जब ये वाई इस एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा। अर्थात इस दंपत्ति को, यानी कि इस पुरुष को, जिस पुरुष को कलर विजन की बीमारी है या कलर विजन की जेनेटिक बीमारी है, वो उसके आने वाले जो पुरुष बच्चे होंगे, जो लड़के होंगे, उनको ये बीमारी नहीं होगी। देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं है ना। हाँ, इनसे होने वाली जो महिलाएं उत्पन्न होंगी या उनसे होने वाली जो बच्चियां होंगी, वो आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें ट्रांसफर कर देंगी। तो ये देखिए, अब जब ये क्या है? महिला है, ये सी और एक्स है। अब इसका क्या हो गया? अब ये, सॉरी इसको देखिए, अगला ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये महिला है, इसको ये बीमारी है, और ये पुरुष है, इसको ये बीमारी नहीं है।
तो देखिए एक्स और एक्स सी, और ये एक्स और जब इससे मिलेगा तो एक्स और वाई। तो यानी कि इनसे ये पुरुष सामान्य है, ये पुरुष सामान्य है, बल्कि ये बीमारी कहाँ से आई है, माता से। तो इस प्रकार से ये वर्ण अंधता कैसी बीमारी है, एक्स और वाई क्रोमोसोम पर होने वाली, इसे ऑटोसोमिक बीमारी भी कहते हैं। ऑटोसोम का मतलब है दोनों पे सेम, यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई पे दोनों पे मिलती है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको एक बीमारी और देखते हैं आगे। अच्छा, एक बीमारी और होती है हीमोफीलिया, एक बीमारी और है हीमोफीलिया, एक बीमारी है हीमोफीलिया। ये एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी होती है, इसे ऐसे डिनोट कर लेंगे हीमोफीलिया। ये किस क्रोमोसोम पे होती है, एक्स क्रोमोसोम पे। अब देखिए एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है, ठीक, और ये सिंपल व्यक्ति से शादी हो जाती है, तो एक्स से जब वाई आएगा, यानी कि इस घर में जो लड़का होगा उसको ये बीमारी हो जाएगी। लेकिन जैसे ये है तो एक्स और एक्स, और ये इस एक्स से ये एक्स ये वाई मिलेगी, तो ये सिंपल भी, ये सामान्य भी हो सकता है। अर्थात ये भी बीमारी कैसी है, ये भी आनुवांशिक रूप से चलती है। ठीक है, अब देखिए ऐसी बीमारी जो केवल वाई क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है। चलो ठीक है, इन बीमारियों को हम बाद में करेंगे, जब हम आपको अलग से डिजीज़ पढ़ाएंगे। तो जो आपको जो हार्मोनल डिजीज़ हैं और जेनेटिक डिजीज़ हैं, डीएनए डिजीज़ हैं और क्रोमोजोनल डिजीज़ हैं, इस प्रकार की सारी डिजीज़ बताएंगे हम आपको। अभी आप इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी समझ में आ गया होगा कि क्रोमोजोम क्या होता है, ट्विन क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन क्या होते हैं। ठीक है, कैसे ओवरी और ओम से कैसे एक साथ में दो ओम निकलते हैं और कैसे वो फर्टिलाइज होके ट्विन बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की साइंस की क्लासों के लिए। आगे आने वाले क्लासों में हम और अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। ठीक है, नमस्कार।